हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से 24 जून 2019 से लेकर 25 जून 2019 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आईसीटी के अंतर्गत पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, आंसर को भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और इसके साथ ही साथ आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। और यहाँ पर जितने भी यानी कि 25 क्वेश्चन मैं कवर कराऊँगा, तो इन सभी प्रश्नों को आपको खुद से भी अटेम्प्ट करते हुए चलना है। इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप करिएगा क्या कि इसको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिएगा। मैं वीडियो को कंटिन्यूअस जो है चलता रहेगा। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताया और ऑप्शन दिया, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में और मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको सब कुछ समझाता हुआ ले चलूँ। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यानी कि मिलान वाला। एक कॉलम में आपका सेट 1 दिया गया है और दूसरे कॉलम में सेट 2 दिया गया है, यानी कि सेट 1 को सेट 2 के साथ मिलाना है। अब मैं बता देता हूं कि सेट 1 में कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, वो दिया गया है। और उन पीढ़ियों में यानी उस टाइम के जो कंप्यूटर होते थे उसमें किस प्रकार के जो इक्विपमेंट या जो है डिवाइस इस्तेमाल होते थे, उनके संदर्भ में यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और उसी के साथ हमें मैच करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको करना है कि वीडियो को पॉज करिए और इत्मीनान से जो है इसे मैच करके अपना सही आंसर बताने का प्रयास करिए। आइए तब इसे हम मैच करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आपका है, तो ये किसके साथ मैच कर जाएगा? ये आपका वैक्यूम ट्यूब के साथ मैच कर जाएगा। इसमें बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे। ये आपको याद रखना है। अभी मैं दिखाऊंगा पिक्चर के माध्यम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। और जो द्वितीय पीढ़ी का आपका कंप्यूटर है वो किसके साथ मैच कर जाएगा? तो वो आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। यानी कि जो भी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट जो है आपका तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तो ये आपका मैच हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसमें इस्तेमाल होता था। और जो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें जो है आपके जो VLI माइक्रो प्रोसेसर हैं, जो इंटेल का नाम आपने सुना होगा, इस टाइप के जो है चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आपको मैच कर लेना है। आई होप कि आपने मैच किया होगा और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ अपने एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं ले चल के आपको दिखाता हूँ उस पिक्चर के माध्यम से। ट्रांजिस्टर हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसे आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा पिक्चर ब्लर है लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ट्यूब कितना बड़ा है और कंप्यूटर में जब ये लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर का जो आकार है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की इमेज है, नीचे काफ़ी धुंधली दिखाई दे रही है, लेकिन ये डब्बे का आकार और बहुत बड़े बड़े कमरों में ये शिफ्ट होता था। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो जनरेशन का है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तो इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। देखिए, ऐसे होता था आपका ट्रांजिस्टर, 3 वायर इस तरीके से होता था और ऊपर इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल होता था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से जो है इसका आकार थोड़ा छोटा होने लगा, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद से तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था। ये जो आईसी है, जिसको शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं? आईसी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, ये भी जब
आईसी का इस्तेमाल होने लगा कंप्यूटर में, तो इसका आकार और भी छोटा हो गया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के कंपैरिजन। फिर नेक्स्ट जो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर जैसे इंटेल का कोर 17i7 इस तरीके से बहुत सारे प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा और काफ़ी जो है आपका सिस्टम स्मार्ट दिखने लगा, यानी कि आकार में काफ़ी छोटा हो गया। तो ये जनरेशन है और यहाँ पर इस तरीके से ये जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल उसमें होते थे, वैक्यूम ट्यूब हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो ये क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उनका भी आप आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर पाएंगे। इसके बाद से नेक्स्ट दिया गया इसमें क्वांटम कंप्यूटर, इस पे काम चल रहा है इस तरह के कंप्यूटर पे। देखिए ये 5th जनरेशन का कंप्यूटर है और 4th जनरेशन के कंप्यूटर को जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताया होगा और यहाँ पर आपका जो सही आंसर था वो ऑप्शन बी था। इसको मैं फिर से यहाँ पर ट्रिक कर देता हूँ ताकि आप पॉज करके अच्छे तरीके से इसे मिला लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 1 टेराबाइट यानी कि टीबी मेमोरी किसके समान होती है। आपको यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से बताना है कि 1 टेराबाइट में कितना मेमोरी यहाँ पर होता है। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर 1024 KB होता है, बी दिया गया है 1024 गुणते 1024 KB होता है, सी ऑप्शन दिया गया है 1024 गुणते 1024 गुणते 1024 KB होता है और लास्ट में डी में दिया गया है 1024 गुणते 1024 गुणते 1024 गुणते बाइट्स होता है। सही आंसर आपको बताना है। ये मेमोरी का क्रम मैंने आपको बताया था कि कितना होता है, ठीक है। 1 TB में कितना होता है, 1 MB में कितना होता है, 1 KB में कितना होता है, 1 GB में कितना होता है। ये मैंने आपको ICT वाला यूनिट जब करा रहा था तो वहाँ पर मैंने ये यूनिट्स आपको बताए थे। देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। 1024 गुणते 1024 गुणते 1024 KB होगा। अब आप बोलोगे कि ये कैसे होगा, क्योंकि 1 TB में मैंने आपको बताया था कि 1024 GB होता है। 1 TB में कितना होता है याद रखना है आपको, 1 टेराबाइट में 1024 GB होता है। जीबी का मतलब आप सभी को पता है गीगाबाइट होता है। जब अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ये 3 बार जो है 1024 1024 1024 KB है, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1024 GB, यानी कि अगर 1024 GB को भी अगर KB में आप तोड़ते हैं तो आपको इस तरीके से इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से पूछा गया। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर 3 बार 1024 है, मल्टीप्लाई बीच में दिया गया और KB दिया गया है, तो ये आपका 1024 GB के बराबर होगा, यानी कि 1 TB के बराबर। ठीक है, कैसे भी डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिया जाएगा 1 TB में कितना GB आपका होता है, तो 1024 GB होता है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ और भी मैंने यूनिट्स में आपको बताया था, जैसे कि 1 MB में कितना KB होता है, तो 1 MB में 1024 KB आपका होता है, और 1 GB में कितना MB होता है, तो 1024 MB होता है। तो इस तरीके से मैंने यूनिट आपको अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी है, वहाँ पर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने ऑप्शन सी बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर डैश डैश इस तरीके से दिया गया है, खाली स्थान है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रलेखों अथवा करणीय कोड में अपनी प्रतिलिपियां अतः स्थापित करने से फैलता है। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर बताना है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है कंप्यूटर वायरस, सी है फायरवॉल और डी है एंटीवायरस। अब क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर डैश डैश दिया गया है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, नहीं पता किस प्रकार का प्रोग्राम है। यहाँ पर इन चारों में से ही आपको बताना है, जो अन्य प्रलेखों अथवा करणीय कोड से, यानी जो भी डेटा आपका होता है वो, और इसके साथ ही साथ करणीय कोड के रूप में वो होता है, और अपनी प्रतिलिपियों अतः स्थापित करने से फैलता है। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर कोई डेटा इस प्रकार से डालते हैं या कोड होता है तो उसके थ्रू ये फैलता है। तो ये आखिर है क्या इन चारों में से? तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका फैलता नहीं है, इसका काम कंप्यूटर को फंक्शनिंग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद से
कंप्यूटर वायरस है ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो आपका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इंटरनेट के माध्यम से भी जा सकता है। कोई आप फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम में ले जा रहे हैं, अगर उसमें वायरस है तो भी वो जा सकता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। लेकिन फायरवॉल तो है नहीं, ये तो प्रोटेक्ट करता है, वायरस से एक वॉल की तरह होता है आपके सिस्टम में जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं। और एंटी वायरस भी जो है क्या करता है, ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका जो तीनों है ये गलत हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर वायरस क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी ने इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बताया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वहां पर भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में RGB का अभिप्राय क्या है, यानी कि यहाँ पर R और GB का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 24 जून 2019 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो ऐसे ये वन लाइनर क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा, पहला है रेड ग्रे ब्लू, फिर बी है रेड ग्रीन ब्लू, सी है रेड ग्रीन ब्लैक और डी है रेड ग्रे ब्लैक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेड, आर से रेड हो जाएगा, जी से ग्रीन और बी से ब्लू, ये आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक भी अगर आप लगाएंगे एग्जाम में, अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तब आपका राइट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वर्तमान में सभी डिस्प्ले प्रौद्योगिकी जो है रेड ग्रीन और ब्लू पिक्सल ग्रिड से बनी होती हैं, ये आपको याद रखना है। जो भी डिस्प्ले प्रौद्योगिकी होती हैं, डिस्प्ले जो होता है आपका, ठीक है, वो रेड ग्रीन और ब्लू कलर से आपका बनी होती है। ग्रिड होता है, ठीक है, पिक्सल ग्रिड उससे बनी होती हैं, जिसे सब पिक्सल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें अंतिम पिक्सल रंग प्रदर्शित करता है। जो अंतिम पिक्सल होता है वो क्या करता है, रंगों को प्रदर्शित करने का काम करता है। और RGB का एडिटिव कलर है, जिसका अर्थ होता है रेड ग्रीन और ब्लू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ग्रीन ब्लू। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर कि इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र के बारे में आपको पहले से ही पता, आपके पास फ़ोन होगा तो आप उसमें कई सारे ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं। ओपेरा मिनी करते हैं, UC ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, इस तरीके के तमाम तरह के ब्राउज़र आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजी वे में इसका आंसर दे पाएंगे। पहला देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया गया है यहाँ पर, फिर उसके बाद बी है आपका मोजिला फायरफॉक्स, और सी है यहाँ पर गूगल क्रोम, और डी है यहाँ पर याहू। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका याहू। याहू क्या है, आपका एक सर्च इंजन है, ये आपको याद रखना है। इसमें हम जानकारियों के बारे में सर्च करते हैं और सर्च इंजन का अपना डेटाबेस नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी वेबसाइट जो अपना बनाता है और उसका सारा डेटा जो है उसके होस्ट के पास, जो भी सर्वर बनाए रहते हैं लोग, उस होस्ट के पास वो सारा डेटा होता है, और गूगल सर्च करके इन सभी जानकारियों को आपको प्रदान करता है। ठीक है, बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, आपका ब्राउज़र है, ये आप सभी जानते हैं। मोजिला फायरफॉक्स भी आपका ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी ब्राउज़र है। अब देखिए याहू के साथ साथ गूगल को भी आपको याद रखना है। गूगल भी क्या है आपका, गूगल भी आपका सर्च इंजन है। इसके साथ एक बिंग है, ये माइक्रोसॉफ्ट का आपका, ये भी एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये ऑपरेट होता है। तो ये तीनों आपके सर्च इंजन है। नाम याद रखना है, याहू, गूगल और बिंग, ये तीनों क्या है, सर्च इंजन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, UC ब्राउज़र, ये सभी क्या हैं, आपके वेब ब्राउज़र हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा गया कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो याहू वेब ब्राउज़र नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दुर्भावनापूर्ण प्रकार शुरू कर देता है।
तो देखिए मालवेयर भी एक प्रकार का वायरस होता है जो आपके सिस्टम में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अलग अलग प्रकार के जो है वायरस होते हैं, एक प्रकार के प्रोग्रामिंग होते हैं और इस तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो अलग अलग कंप्यूटर की चीज़ों को जो है इफेक्ट करते हैं। तो अब ये मालवेयर के बारे में हमें बताना है राइट आंसर इन चारों में से। पहला है वॉर्म, बी है ट्रोजन, सी है स्पाईवेयर और डी है लॉजिक बम। ये आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉजिक बम। वायरस वाला टॉपिक भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराया, तो वो टॉपिक भी जाकर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से एक प्रकार है मालवेयर का जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दूरगाहपूर्ण प्रकार शुरू कर देता है। यानी आपके सिस्टम में जानबूझकर इस कह लीजिए प्रोग्राम को डाल दिया जाता है, इस सॉफ्टवेयर को, जो बाद में आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए लॉजिक बम जिसे स्लैग कोड के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। यह एक दुर्भावनापूर्ण कोड स्ट्रिंग होता है और इसके द्वारा उपयोगकर्ता नेटवर्क को हानि पहुंचाई जाती है। जब किसी विशिष्ट घटना से यह ट्रिगर होता है तो लॉजिक बम एक्टिवेट हो जाता है और इसे डेटा करप्शन या फाइल डिलीशन या हार्ड ड्राइव को हानि पहुंचाई जाती है। यानी फाइल को डिलीट करना या जो आपकी हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में होती है उसको नुकसान पहुंचाना, तो इस तरीके का काम ये लॉजिक बम आपका करता है और इसे जानबूझकर आपके सिस्टम में डाला जाता है। ठीक है, जितना ये ऑनलाइन दुनिया आपको बहुत ही अच्छी लगती है, यहाँ पर अनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा लापरवाह होंगे तो आपके आईडी, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स और तमाम तरह के जो डेटा है वो हैक कर लिए जाएंगे। तो थोड़ा सावधानी बरत कर जो है आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें। किसी ऐसी वेबसाइट पे कोई अननोन मैसेज या अननोन मेल आपके पास आ जाए तो आप उन्हें इग्नोर करें। ऐसा नहीं कि तुरंत क्लिक करके उस पर चले जाएं और अपना डेटा सारा कुछ डाल दें, तो इससे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट में ओएस कहते हैं, ओएस, ठीक है, ओएस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सही है, उसका जो है चयन आपको करना है। देखिए पहले जो दिया गया यहाँ पर कि ओएस पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है और मेमोरी आवंटित करता है तथा फील्ड्स एवं रिकॉर्ड्स में डेटा संगठित करता है। बी ऑप्शन दिया गया कि ओएस वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है। और यहाँ पर ये तो ऐसे भी डायरेक्ट गलत हो जाएगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को सुरक्षित नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए आप अलग से एंटीवायरस जो है उसमें इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर सी जो है ओएस पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। और डी जो दिया गया कि ओएस प्रोसेसर और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है तथा यूजर को इंटरनेट से जुड़ने की अनुमति देता है। अब इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओएस पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है आपके पूरे कंप्यूटर को तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन भी ये करता है। तो ये आपका ओएस के संदर्भ में राइट हो जाएगा। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक सेट होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच समन्वय, नियंत्रण तथा निरीक्षण का कार्य करता है। यानी कि एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर वाला पार्ट आपके कंप्यूटर का होता है और जो यूजर होता है उनके बीच जो है एक नियंत्रण या निरीक्षण का ये कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आपके फ़ोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं, आप इसके साथ साथ और एप्पल के जो फ़ोन्स आते हैं उनमें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो हार्डवेयर वाले भाग होते हैं कंप्यूटर में कह लीजिए या सेलफोन में, उनको ऑपरेट करने में आपकी मदद करते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया कि संग्राहक युक्तियों को, यानी जिसमें डेटा संग्रहित होता है, यहाँ पर न्यूनतम से अधिकतम यानी कम किस में सबसे ज़्यादा डेटा संग्रहित होता है, फिर उससे ज़्यादा किस में होता है और सबसे ज़्यादा किस में होता है, इसी क्रम में आपको जो है देखना है यहाँ पर सारा विकल्प। पहला देखिए दिया गया कि CD रोम है आपका, DVD रोम है, फिर ब्लूरे आपका है डिस्क, और उसके बाद से
बी है आपका ब्लू रे डिस्क है, फिर CD रोम है, DVD रोम है, फिर उसके बाद C है आपका DVD रोम है, फिर ब्लू रे है, CD है आपका, फिर CD रोम है, और D है आपका DVD रोम है, फिर उसके बाद CD रोम है, और फिर उसके बाद ब्लू रे। तो संग्रहित युक्तियों को संदर्भ में न्यूनतम से अधिकतम यानी कम से कम किस में डेटा स्टोर होगा, फिर उससे ज़्यादा किस में होगा, इसी क्रम में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले CD रोम होता है। देखिए CD रोम का फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। आजकल ये चलन से बाहर हो चुका है। पहले के समय में CD रोम का बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते थे। कोई मूवी देखना होता था तो CD हम लाते थे, अलग अलग मूवी की आती थी CD, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें कितने GB तक या कितना डेटा जो है आप स्टोर कर सकते थे MB में या GB में, तो याद रखना है आपको कि इसकी अधिकतम भंडारण जो क्षमता होती है वो 650 MB से लेके 700 MB के आसपास, 650 MB से लेकर आपका 750 MB जो है इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता था। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका DVD। इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें स्टोरेज आपका होता है। जैसे DVD पहले आप खरीदते थे तो उसमें 4-5 मूवी एक DVD में होते थे, तो इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है 4.7 GB। कितनी? 4.7 GB के आसपास। इसमें 4 से 5 मूवी, गाने, अलग अलग चीज़ें स्टोर इसमें की जा सकती थी। और DVD का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूअल लेयर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DVD का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद से आता है आपका ब्लू रे। तो ये कह लीजिए कि DVD का अपग्रेडेड वर्जन है आपका ब्लू रे डिस्क। आपको याद रखना है कि ब्लू रे डिस्क एक प्रकाशीय डिस्क संग्रहण का माध्यम है जिसे मानक DVD प्रारूप का स्थान लेने हेतु बनाया गया, यानी DVD की जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है 25 GB के आसपास जो है यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो CD और DVD भी चलन से बाहर हो चुका है, लेकिन ये क्रम आपको याद रखना है यहाँ पर संग्राहक युक्तियों के संदर्भ में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। और क्यों है आपका कि ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसका उपयोग डेटा अंतरण के सस्ते साधन के रूप में किया जाता है। अब आपको बताना है कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है। इन चारों में से ही अपना राइट आंसर आपको बताने का प्रयास करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर केवल राइट हो जाएगा। तो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसमें वायर नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन से ब्लूटूथ के माध्यम से दूसरे फ़ोन में कोई भी डेटा भेजना हो तो बिना वायर के आप जो है भेजते हैं, इसलिए जिसमें वायर ना हो वो आपका वायरलेस हो गया, बिना वायर के, ठीक है। जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, यानी दूसरे हैंडसेट को कनेक्ट करने के लिए आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्यों गलत हो गया दूसरा कि ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली है। आपको याद रखना है ब्लूटूथ क्या है, लंबी रेंज वाला ये जो है तकनीक या टेक्नोलॉजी नहीं है। आप कुछ दूरी में ही आप कर सकते हैं इसका यूज। आप बहुत ज़्यादा आप मुश्किल से 20 मीटर भी दूर चले जाएंगे या 10 मीटर तो भी ये आपका काम नहीं करेगा, यानी पास में करेगा। तो ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, इन चारों में से बताना है। आपको ऐसा विकल्प इसमें से चुनना है और बताना है जो कंप्यूटर के संबंध में आपको गलत लगता है, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पर है 1 GB या गीगाबाइट में जो है 1024 गुणते 1024 गुणते 1024 गुणते 8 बीट्स होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर बताया, यानी इसको तोड़कर आपको दे दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। बाकी डायरेक्ट अगर आपको देता कि 1 GB में कितना MB होता तो 1024 इस तरीके से देता तो आप इजीली बता देते कि 1024 MB होता। लेकिन इसमें तोड़कर आपको दिया गया कि इसको सॉल्व करके या तो आप इसे याद रखिए कि 3 बार 1024 गुणते 8 बीट्स अगर दिया गया है तो ये आपका 1 GB के बराबर होगा, ठीक है। फिर बी है आपका CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद से है ROM जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर रैपिड ऑनलाइन मेमोरी बताया गया है। और डी है CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन आई होप का आपको पता चल गया होगा
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोम का मतलब रैपिड ऑनलाइन मेमोरी नहीं होता है, रीड ऑनली मेमोरी होता है, ये आपको याद रखना। देखिए रैम रोम से एक क्वेश्चन तो आपसे जरूर पूछा जाएगा, जैसे भी पूछ लिया जाए, मैचिंग वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रैम और रोम ये आपको याद रखना है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको याद रखना है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीआरटी का मतलब होता है यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब। तो ये तीनों आपके सही है, लेकिन ऑप्शन सी क्या है, गलत, और गलत ही हमें फाइंड करना था। तो आई होप कि आपने सही आंसर ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बजट निर्माण में आपको ऑटोमेटिक परिकलन करना पड़ता है, उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी बजट अगर आप बनाते हैं, किसको सैलरी कितना दिया, कितना पैसा कैसे इधर से उधर गया, तो उसका एक बजट आप बनाते हैं और उसको कंप्यूटर के माध्यम से, किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप बनाते हैं। पहला देखिए यहाँ पर दिया गया स्प्रेडशीट है, बी है प्रेजेंटेशन है, सी है वर्ड प्रोसेसिंग है, डी है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसमें से राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेडशीट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बजट निर्माण या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर आपको सीट्स बनानी है जिसमें बहुत सारा डेटा है, पैसे का लेन देन वगैरह ऐसे है, ठीक है, और उसमें ऑटोमेटिक परिकलन यानी उसकी गणना हो जाए, जोड़कर घटाकर गुणा कर इस तरीके से, तो उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है, तो वो स्प्रेडशीट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें कई टाइप्स के होते हैं आपके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आपका होता है। एक्सेल में भी जो है आप बहुत सारा डेटा से रिलेटेड आपको कॉलम इस तरीके से बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है, ऐसे पूरा सीट मिलता है और उसमें आप बहुत इजीली सारा इस डेटा को मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गूगल का भी सीट्स आता है, गूगल का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और कई तरह के और भी जो है सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे स्प्रेडशीट के अंतर्गत, और इनका काम जो है बजट निर्माण इस तरीके से चीज़ों में किया जाता है एक्सेल का, ठीक है। डेटा से रिलेटेड अलग अलग कॉलम में डेटा या सब कुछ आपको इस तरीके से करना है तो सीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी स्प्रेडशीट का, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आईटी या आईसीटी के संदर्भ में स्पैमिंग के बारे में कौन सा कथन सही है। स्पैम का नाम आप सभी ने सुना होगा, स्पैम मैसेज आ गया, स्पैम ईमेल आ गया, ठीक है, इस तरीके से स्पैम लिंक आ गया। लेकिन यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है, स्पैमिंग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट्स या कथन सही है। पहला है स्पैमिंग बड़ी संख्या में श्रोताओं को अयाचित विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना होता है। बी है आपका स्पैमिंग चैट वार्ता में अनर्थक निरर्थक संवाद की पंक्तियां लिखकर भेजना है। सी है आपका स्पैमिंग ऐसे संदेश को पोस्ट करता है जिसे कोई आपत्तिजनक लेख अंतःविष्ट होती है। और डी है आपका स्पैमिंग जो है विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में छल साधन कर जो है यहाँ पर दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदी सूचना प्राप्त करना होता है। ये 00 आपका गलती से टाइप है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चार विकल्प में से आपको राइट आंसर बताना है स्पैमिंग के संदर्भ में। देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला आपका राइट हो जाएगा। स्पैमिंग बड़ी संख्या में श्रोताओं को अयाचित विज्ञापन संदेश भेजना या उन्हें ईमेल करना होता है, यानी स्पैम ईमेल आपको आता है, ये खरीद लीजिए, ये प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे मेल और मैसेज आपको देखने को मिलते हैं। देखिए स्पैमिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक लाभ हेतु बड़ी संख्या में जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनको अयाचित विज्ञापन संदेश भेजना, यानी अननेसेसरी जो आपके विज्ञापन होते हैं जानबूझकर उन तक भेजना, जबकि उनको लेना देना कुछ नहीं है, वो प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारा इस तरीके का आपको मैसेज मेल देखने को मिल जाएगा जो कि आपके इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन वो लोग जानबूझकर भेजते हैं कुछ उसमें से आप खरीद सकें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले स्पैमों की संख्या सर्वाधिक है, यानी ईमेल के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा स्पैम जो मेल होते हैं वो भेजे जाते हैं, ठीक है। स्पैम भेजने वाले व्यक्ति को स्पैमर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, ये टर्म्स, स्पैम भेजने वाला स्पैमर होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा वायरस जिसे यूजर इंटरेक्शन के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अंतरित किया जा सकता है और इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। यानी कि ऐसा कंप्यूटर वायरस का टाइप्स आप बताइए जो कि बिना किसी जो है यूजर इंटरेक्शन के, यानी कि यूजर की बिना मदद के वो जो है दूसरे सिस्टम में बहुत आसानी के साथ जो है जा सकता है, ठीक है। पहला है वॉर्म है, बी है ट्रोजन है,
सी है आपका की लॉगिंग है, और डी यहाँ पर दिया गया बूट सेक्टर वायरस। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्म। वर्म एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, जो कि बिना यूजर इंटरेक्शन के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली चला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी आपको याद रखना है। जैसे कि कंप्यूटर वर्म एक प्रकार का मालवेयर होता है। मालवेयर एक दोषपूर्ण आपका सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है, ये आपको याद रखना है, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक खुद की प्रतियां फैलाता है। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक खुद की प्रतियां ये ऑटोमेटिक फैलाता है, ठीक है। और एक वर्म बिना किसी मानव सहभागिता के खुद की जो है प्रतिकृतियां बना सकता है, यानी खुद की जो है एक कह लीजिए कॉपी, इस तरीके से कॉपी पेस्ट टाइप में अपनी एक अलग प्रति बना सकता है। और हानि पहुंचाने के लिए इसे खुद को किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी जानबूझकर किसी सॉफ्टवेयर में इसे संलग्न नहीं करना, ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बड़ी आसानी के साथ जा सकता है। ये वर्म क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस का टाइप होता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? इन चारों में से आपको बताना है, उसका सही जवाब आपको देना है। यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के संदर्भ में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन केवल एक स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, उसी को फाइंड करना है। देखिए पहला जो है यहाँ पर रैम अपरिवर्तनीय और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं होता है, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट आपका गलत लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से बी जो है रैम अपरिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित होता है। सी है आपका रैम परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको देखने के रैम परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं हो सकता। और डी है रैम परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित हो सकता है। अब इन चारों में से राइट आंसर क्या है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर रैम क्या होता है, वो आपका परिवर्तनीय होता है, ठीक है। रैम जो है आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 GB रैम, 4 GB, आपको पता है मोबाइल में आप रैम जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। इस समय तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जिसमें आप 2 GB रैम एक्सटेंड भी इस तरीके से कर सकते हैं, और कंप्यूटर में भी जो है रैम को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तनीय है, ठीक है। और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित होता है, यानी कि रैम अगर ज़्यादा है आपके सिस्टम में तो कंप्यूटर आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने सही आंसर बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि दशमलव संख्या 75 का द्विधारीय समतुल्य क्या होगा, यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी कि 75 को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। और आप सभी को ये पता है कि कंप्यूटर जो है 0 और 1 की भाषा को समझता है, तो यहाँ पर हम 75 को जो है बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे जो है बदल सकते हैं इसको। तो देखिए सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको 75 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालते हुए चलना है, यानी 2 से इसको भाग देते हुए चलिए, ठीक है। अब कैसे देना है आपको, देखिए यहाँ पर 2 से भाग देते हुए चलना है आपको, और जब भी शेषफल बचेगा तो आप उससे 1 के रूप में डिनोट करेंगे, और जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो आप 0 के रूप में डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले 2 से जब हम भाग देते हैं तो 2 3 6 आपका हो जाएगा, 1 आपका बच गया, तो 2 7 14, क्योंकि ये पूरा पूरा 2 से नहीं कटेगा तो 1 शेषफल आपका ऊपर बच जाएगा। फिर 2 से आप फिर से भाग देंगे, यहाँ पर 2 एकम 2 आपका हो जाएगा, 1 बच जाएगा, शेष 17 है आपका, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16 18 हो जाएगा। फिर शेष एक जो है शेषफल बच गया तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18 आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका पूरा पूरा कटा, यानी कि 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, शेषफल आपका कितना बच गया, 1 बच गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, पूरा पूरा भाग गया, 0 हो गया। फिर आप 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 हो गया, और 0 यहाँ पर हो गया क्योंकि पूरा पूरा भाग गया, और ये जो 1 आपका बच गया ये यहाँ पर डिनोट हो जाएगा। तो आप देखिए इसे कैसे लिखना है, याद रखना है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। याद रहे आपको, जब भी आप भाग देते हैं फिर 0 आपका बच जाता है शेष, तो जो नीचे से, जैसे कि विषम संख्या अगर होती है, ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, शेषफल 1 बचेगा तो 1 से डिनोट करेंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 0 से डिनोट करेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। जैसे देखिए 1 हो गया आपका, फिर उसके बाद 0 हो गया, 2 0 हो गया, फिर 1 हो गया आपका, फिर 0 हो गया, फिर 1 और 1।
तो ये आपका बन जाएगा क्या, ये द्विधारी समतुल्य आपका बन जाएगा 75 का। आप देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये आपका दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। सिंपली कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अलग से मैं आपको 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के लेके, जैसे कि कोई अगर मान लीजिए संख्या दे दी गई बाइनरी इक्विवेलेंट में और उसे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस टाइप से 2-4 क्वेश्चन मैं करा दूंगा ताकि आपको ईजी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको कन्वर्ट करना, यहाँ पर कोई भी नंबर दे, 65 दे दे, 55, सिंपली ऐसे ही आपको करना और नीचे से ऊपर की तरफ सभी नंबर्स को लिखना है और विकल्प में जो दिया जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही है। तो आईसीटी के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पी और क्यू, दोनों को पढ़ना है और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दिया गया कि आईसीटी एक परिवर्णी है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रतिस्पर्धात्मक है। तो ये तो ऐसे ही आपका गलत है, क्योंकि आईसीटी के बारे में मैंने इतना आपको बताया है और बार बार मैं आईसीटी का फुल फॉर्म आपको बताता हुआ चलता हूँ। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट बोला इन्फॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, तो ये तो ऐसे ही आपका डायरेक्ट पी वाला गलत हो गया, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पर दिया गया कि समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। तो देखिए समावेशी का मतलब समान रूप से सभी को शिक्षा का अवसर इससे मिलता है। आईसीटी से दूरगामी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी शिक्षा पहुँचाया जाता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर स्कूल कॉलेज विद्यालय जो है संभव नहीं है बनाना या है ही नहीं, तो वहाँ पर भी क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाया जा सकता है आईसीटी के माध्यम से। तो ये तो ठीक है, समान रूप से सभी को शिक्षा देने के लिए समर्थन करता है आपका आईसीटी, तो ये क्यों केवल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी डायरेक्ट आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि केवल क्यू ही इसमें स्टेटमेंट्स है जो आपका आईसीटी के संदर्भ में सही है, बाकी आपका गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि स्पाईवेयर क्या है। तो ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, लेकिन आप सभी को पता है कि अलग अलग टाइप के कंप्यूटर वायरस को प्रोग्राम किया जाता है और अलग अलग उद्देश्य के लिए, कोई डेटा चुराने के लिए, कुछ सिस्टम को ख़राब करने के लिए या पूरा कंप्यूटर को डिस्टर्ब करने के लिए, तो अलग अलग तरीके से उसको प्रोग्राम किया जाता है। तो यहाँ पर स्पाईवेयर के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। पहला है यह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना और वह इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है। बी है यह वैध सॉफ्टवेयर है जो कंपनियों को एक केंद्रीय स्थल से अनेक कर्मचारियों के कंप्यूटर का नियमन और देख रेख करने के लिए होता है। ये गलत है, आपका 10 यहाँ पर नहीं होगा। और उसके बाद से सी है वह सॉफ्टवेयर जिसका कंप्यूटर के परिचालन विघटन करने या निजी कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच पाने के लिए उपयोग किया जाता है। और डी है आपका एक अन्य अहानिकारक आभासी प्रोग्राम के अंतर्गत छिपा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं अपनी प्रतिलिपियां बनाता है और अन्य प्रोग्राम या फाइल्स में ये संलग्न होता है। ये तो आपका वर्म का एग्जाम्पल है, वो भी जो है आपका एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है जो स्टोरेज जो हार्ड डिस्क होता है उसको आपको डिस्टर्ब करने का ये पूरा काम करता है, लेकिन यहाँ पर स्पाईवेयर के संदर्भ में पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अब वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी बिना इजाज़त के या बिना सूचना एकत्र करना है और वह इस प्रकार की सूचना का अन्य निकाय को भेज सकता है। तो याद रखना है कि स्पाईवेयर एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो आपकी निजी जानकारियों को चुराता है या एकत्र करता है और किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य निकाय को वो भेजने का काम करता है। ठीक है, याद रखना है स्पाईवेयर के बारे में। तो आई होप कि एक तरीके से ये चोर जो चुराने वाला काम है ये आपका वायरस करता है स्पाईवेयर, ये नाम आपको याद रखना है। और अन्य जो लोग हैं उनको भेज सकता है जो भी इस वायरस को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं या भेजते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकी का उत्तम विवरण देता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए विकी शॉर्ट में दिया गया है तो ऐसे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसका मतलब जो विकिपीडिया की आपकी वेबसाइट है उसके बारे में ये बात की जा रही है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि एक प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को एक वेबसाइट पर सूचना जोड़ने देती है और लेकिन पूर्व में विद्यमान किसी भी सूचना को परिवर्तित करने नहीं देती। एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग परक अशोधन की अनुमति देता है।
सी है आपका एक प्रणाली जो सार्वजनिक रूप से अभिगम्य एक व्यक्तिगत विवरण के रूप में कार्य करती है। और डी है एक प्रणाली जो एक ब्लॉक के भीतर अशोधन की निगरानी करती है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्रणाली है जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग परक अशोधन की अनुमति देती है। यानी कि कोई भी उस पर आर्टिकल जो है लिखा गया है, अगर उसमें आपको गलती या कुछ एरर दिख रहा है तो आप उसमें संशोधन करके सही करके कुछ जानकारियों को लिख सकते हैं। जैसे विकिपीडिया पे आप जाएंगे तो अलग जानकारी जो भी सर्च करते हैं और विकिपीडिया पर वो लिखा गया है जानकारी, अब उस जानकारी को आप पढ़ते हैं और कुछ त्रुटि या गलतियां दिखती हैं आपको, तो नीचे आपको एडिट या कुछ ऐड करने का ऑप्शन देता है, आप उस जानकारियों में संशोधन कर सकते हैं। तो एकमात्र एक ऐसी वेबसाइट है विकिपीडिया जिस पे आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं और कुछ त्रुटि आपको दिखती है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। विकिपीडिया इसकी अनुमति आपको देता है। तो आई होप कि ऑप्शन बी आपको क्लियर हो गया और विकिपीडिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और विकिपीडिया के फाउंडर कौन है इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यचर्या प्रदान करने के लिए तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर उपकरण VLE का उपयोग करता है। यहाँ परिवर्णी VLE का क्या तात्पर्य है, यानी कि इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, VLE का फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला दिया गया है वीडियो लर्निंग इन्वायरमेंट, बी है आपका वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, सी है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट और डी है आपका विजुअल लोकन इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको एक जैसा दिख रहा होगा तो ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है कि दो ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर ये आपका ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो विकल्प आपको नहीं एग्जाम में दिए जाएंगे, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि मैंने दो ऑप्शन जो है एक जैसा रख दिया, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको ये फुल फॉर्म आपको याद रखना, VLE का फुल फॉर्म क्या आता है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आपको, जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपने देखा होगा कि फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप फुल फॉर्म कंप्यूटर से संबंधित जरूर याद रखें। मैंने कराया भी है, अब फुल फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया, तो उन वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20 आपका छूट गया है, तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 20 आपका टाइप नहीं सही से था, उसमें काफ़ी एरर्स थे टाइप करने में, तो उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है और उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा आपको, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ईमेल में BCC का प्रयोग क्यों किया जाता है। ईमेल अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर BCC का विकल्प आपको मिलता है, CC का विकल्प मिलता है, तो आपको इसका मतलब बताना है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए पहला दिया गया, जब किसी ग्रुप ईमेल का प्रयोग किया जाता है तो प्रेषित BCC के माध्यम से उस मेल के अन्य सभी प्रेषितियों की पहचान कर सकता है जिसको भेजा गया। ठीक है, फिर बी है ईमेल के एक से अधिक प्रेषित होने की स्थिति में प्रेषक BCC का प्रयोग करके यह संसूचित कर सकता है कि ईमेल किसके लिए है। फिर उसके बाद सी है किसी मैसेज का प्रेषक BCC का प्रयोग से जो है BCC फील्ड में प्रविष्ट प्रेषित की पहचान अन्य प्रेषितियों से छिपा सकता है। और डी है आपका प्रेषित BCC का प्रयोग करके किसी मैसेज के अन्य प्रेषितियों को देख सकते हैं। अब आपको BCC का मतलब या प्रयोग क्यों किया जाता है ये आपको बताना है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, और मैंने ईमेल के बारे में डिटेल में भी आपको पढ़ाया है। तो किसी मैसेज का प्रेषक, यानी कोई मैसेज अगर ईमेल पे आप भेज रहे हैं किसी व्यक्ति को और चाहते हैं कि वही मैसेज किसी और को भी भेजें, लेकिन जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, जिसको आप भेज रहे हैं उसको पता ना चले। मान लीजिए कि आप कोई ईमेल लिखें और उस ईमेल को किसी व्यक्ति तक, यानी कि आप ईमेल यहाँ पर लिखते हैं और इस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं ईमेल, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यही ईमेल किसी और व्यक्ति को भेजा जाए लेकिन इस व्यक्ति को पता न चले, तो उस ऑप्शन में यहाँ पर BCC का इस्तेमाल किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि एक तरीके से ये हाइड रहता है, छिपा रहता है, यानी इस व्यक्ति को पता नहीं चलेगा जिसको आप ईमेल भेजना चाह रहे हो और यही ईमेल चाह रहे हैं कि इसको भी चला जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है BCC के बारे में। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ये प्रेषक, प्रेषितियों, प्रेषक का मतलब जो भेज रहा है, जिसको प्राप्त हो रहा है, ठीक है,
तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। प्रेषक मतलब जिससे मेल भेजा गया, प्रेषित जिसको मेल आप पता चल रहा है या मेल जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग को सर्वाधिक अच्छे रूप से व्याख्यायित करता है। यानी कि फिशिंग का नाम आप सभी ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। फिशिंग सुना है, लेकिन आप फिशिंग का मतलब वो नहीं कि एक पॉन्ड में जो है कोई मछुआरा है, अब वो मछली आपका पकड़ रहा है, तो वो वाली फिशिंग नहीं। ये फिशिंग उसी टाइप से होती है, लेकिन यहाँ पर मछली नहीं, किसी का निजी डेटा या कुछ आईडी पासवर्ड अकाउंट नंबर ये जो है फंसाया जाता है कुछ चारा डालकर, ये होता है। देखिए यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं और इन चारों में से ही आपको अपना सही आंसर बताना है। देखिए पहला दिया गया किसी सिस्टम पर संस्थापित एक दुर्भावना युक्त प्रोग्राम जो पहचाने जाने से बचने के लिए गुप्त पड़ा रहता है। और बी है आपका किसी नेटवर्क से किसी कनेक्शन पर सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को बाईपास करने की विधि। और सी है अनेक परिस्थितियों के भेजे गए समरूप संदेश का एक प्रकार का अप्रार्थित थोक ईमेल। और डी है आपका एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छवावशेष बनकर, ठीक है, छल कपट समझ लीजिए इस तरीके से बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास। तो फिशिंग देखिए आपको याद रखना है, कंप्यूटर के संदर्भ में फिशिंग एक तरीके का इनलीगल प्रोसेस होता है, इनलीगल काम कह लीजिए है। इसमें क्या होता है कि कोई चारा डाला जाता है, चारा के तौर पे मान लीजिए कि कोई वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक पॉपअप बन के या कुछ साइन इन का विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा, या तो आपके ईमेल पे भी इस तरीके का कुछ भेज दिया जाता है जहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आप अपना आईडी पासवर्ड ईमेल का डालिए या अकाउंट नंबर का डिटेल डालिए, ठीक है। एकदम हूबहू ऐसा ही पेज जैसा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर करते होंगे। और क्या करते हैं आप, गलती से जो है वहाँ पर आप ये सारा कुछ डिटेल भर देते हैं और आपकी निजी जानकारी जिसने वो बनाया है फिशिंग करने के लिए, जो चारा बिछाया, जिसने चारा डाला है, वहाँ तक चला जाता है। तो आप इससे ज़रूर बचिए। इस तरीके के मैसेज मेल पे या वेबसाइट पे जाते हैं तो आप वहाँ से अपना फेसबुक हो गया या ईमेल आईडी हो गया, कोई अन्य अकाउंट्स हो गया ऑनलाइन जो भी है, तो वहाँ से लॉगिन न करें। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जो आप ऑफिशियल जो एप्लीकेशन चलाते हैं वहीं से लॉगिन करिए, किसी अन्य वेबसाइट से कभी लॉगिन मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में, यानी बनकर उस तरीके का एक चारा डालकर आपको फंसाया जाता है और आपकी निजी जानकारी जो है ली जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आज के समय में चलता है, ये भी आपको याद रखना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है लाइनक्स, बी है आपका माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, और सी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, डी है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब इन चारों विकल्पों में से अपना आपको राइट आंसर बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है और इसे क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। क्लाउड का मतलब एक प्रकार का स्टोरेज होता है, जो इंटरनेट के माध्यम से आप वहाँ पर सारा डेटा आपका स्टोर होता है। जैसे कि गूगल ड्राइव आपका होता है, ये क्लाउड बेसिस होता है। आप सोचेंगे कि आप ऑनलाइन अपना जो भी डेटा उसमें रखते हैं ड्राइव में, वो कहाँ जाता है, तो वो गूगल का जो क्लाउड है या जो सर्वर है, स्टोरेज है, जहाँ पर बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, वहाँ पर जाता है। तो उसी प्रकार से ये आपका होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जतिन के लैपटॉप में एक LCD स्क्रीन है। अब देखिए यहाँ जतिन हो, मुकेश हो, सुमेश हो, कोई भी नाम दिया हो, अगर आपसे पूछा जाए सीधे क्वेश्चन में इतना ही आपसे पूछा जा रहा है, LCD का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि LCD का फुल फॉर्म क्या है, संक्षिप्तकार क्या है, ये आपको बताना है। बाकी यहाँ पर कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी नाम दे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पहला है कि लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, बी है लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले होता है, सी दिया गया लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले होता है, और डी दिया गया है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है आपका LCD का फुल फॉर्म होता है। आप सभी चलाते हैं अपने घरों में, LCD का इस्तेमाल भी आप करते हैं, टीवी आप देखते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। और देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी भवन के अंदर लगाया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क किस प्रकार का नेटवर्क होता है? वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, बी दिया गया है आपका मैन होता है, और फिर उसके बाद सी है लैन होता है, और डी दिया गया एस ए यानी कि सैन होता है। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या है कि किसी भवन के अंदर जो नेटवर्क लगाया जाता है सीमित क्षेत्रों के अंदर, तो वो किस टाइप का नेटवर्क होता है? तो वो याद रखना है आपको। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है लैन, आपका लोकल एरिया नेटवर्क इसको कहा जाता है। वैन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगर आप किसी कमरे के अंदर या किसी भवन के अंदर जो है अगर इंटरनेट की सर्विस या इंटरनेट को आप कनेक्ट करते हैं डिवाइसों के अंतर्गत, तो वो लैन के थ्रू आप करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसमें आपका लैन केबल होता है, उसके माध्यम से आप अलग अलग सिस्टम को क्या करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट उसमें जो है ले जाते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन देते हैं। और वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर लैन का पूछ लिया गया, वैन का भी पूछ सकता है आपसे, तो इस टाइप से हमेशा आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें टाइपिंग में देखिए बहुत सारा टाइपिंग करना होता है। आप देख रहे हैं कि मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टाइप करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं फ़ोटो खींच के सारा कुछ इसी तरीके से करा देता हूं। सभी क्वेश्चन को प्रॉपर टाइप करता हूं इमेज के थ्रू, यानी कि आईसीटी से रिलेटेड है तो उसके थ्रू का इमेज जो है यहाँ पर लगाता हूं और उसी तरीके से आपको यहाँ पर सारा कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता तो ये जो बड़ा सा बॉक्स होता है कमेंट बॉक्स का, थोड़ा सा एफर्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई राय है तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक भी आप डिसलाइक करना है डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि ये कमी है, इसको सही करना है। ठीक है, और लगे कि हमारा ये प्रयास, हमारी ये मेहनत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, अच्छा हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप लाइक करके हमें सपोर्ट करना या अप्रिशिएट करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि कंटेंट को तैयार करने में देखिए रिप्रेजेंट करने में भी 1 घंटे का टाइम निकल जाता है, फिर इसके बाद 1 से 2 घंटे से ज़्यादा लग जाता है इसको टाइपिंग करने में, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है कंटेंट को तैयार करने में। चूँकि मैं अकेले काम करता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास बहुत सारी बड़ी टीम है और अपना कुछ बहुत सारा पर्सनल काम भी होता है, और उसमें भी मैं टाइम निकाल कर आप सभी को यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कुछ भी रफली आपको प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो डिटेल्स के साथ होते हैं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ कि आप सॉल्व करिए, आपके पास समय कम है और आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा कम समय में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, और लगता है कि वीडियो रेलिवेंट है, आपको इससे फ़ायदा मिला तो दूसरों को शेयर करिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और इसके साथ साथ चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में ये जो घंटी का निशान होता है इस प्रकार से, उसको जो है आप प्रेस कर लीजिए, तभी इस चैनल पे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड की जाएगी, चाहे आपका एग्ज़ाम रिलेटेड हो या कोई एग्ज़ाम रिलेटेड जो क्वेश्चन की सीरीज हो रही है या टॉपिक्स अलग अलग लेक्चर्स की होती हैं, वो सारे नोटिफिकेशन आपको बहुत ही अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल से लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।